आइए सुनते हैं आज की कहानी, बुद्धि का चमत्कार। आज से कई सौ साल पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वो पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी न करता रहे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर सजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वो गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वो भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियां और सारे सुख लाकर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वो अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाह हुई। अपने बेटे की सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे। मेरा तो ये विचार है, क्यों न हम उसे शहर भेज दें, ताकि वो वहाँ जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गाँव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वो कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा, माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वो कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी कर लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वो अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वो सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वो किसी प्रकार शहर चला जाए और वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वो बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं, तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वो भली भांति समझता था। वो ये भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वो शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गईं। खूब भीड़ भड़क्का, सजी सवरी दुकानें, तांगे, इक्कों का आवागमन,
खैर, आश्चर्य से वो सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वो पिता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। ये जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मते मर्द मददे खुदा, यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार का हौसला बांधता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वो जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वो भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा। वो सोचने लगा कि काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उसे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कहे भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंतर पढ़वा कर लाया होगा, जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों न किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया, तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा ले। अरे भाई, मेरे हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ अगर इंसान में हो तो वो पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख, तू वो मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अकल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर। निराश सा होकर गंगाराम बोला, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब हम चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती है, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी।
अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई। सेठ चिल्लाया, तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा, आ पूसी आओ। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला, हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। ये सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वो सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ, कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक ओर हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ चूहा, ये तो वहां पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। बिल्कुल, इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। ये लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से ये तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली बार बार इस आशा से उसकी ओर देख रही थी कि अब शीघ्र ही सुंदर उसे चूहा खाने को देगा। लेकिन सुंदर ने उसे पुचकारते हुए चूहे वाली रस्सी सेठ जी के हाथ में पकड़ाई और बोला, लो सेठ जी, अब जब तक ये चूहा आपके पास रहेगा तब तक आपकी बिल्ली कहीं नहीं जाएगी। अब लाइए मेरा चांदी का सिक्का और संभालिए अपनी बिल्ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ जी ने तुरंत जेब से एक सिक्का निकालकर सुंदर की ओर बढ़ा दिया। सुंदर ने सिक्का लेकर बिल्ली सेठ जी के हवाले कर दी। बेटा, बिल्ली को गोद में लेकर सेठ जी बोले, तुम में मौके से लाभ उठाने की खूब सूझबूझ है। यदि ऐसी ही सूझबूझ से काम लेते रहे तो मेरा दावा है कि एक दिन तरक्की करके बहुत बड़े आदमी बनोगे। आपका आशीर्वाद साथ रहा तो ऐसा ही होगा सेठ जी, गर्व से सीना फुलाकर सुंदर ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद भीड़ छट गई। सभी लोग सुंदर की सूझबूझ की दाद देते हुए वहां से चले गए। सुंदर तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस शहर में अपनी बुद्धि से ये उसने पहली कमाई की थी। वो बार बार चांदी के उस सिक्के को देख रहा था। अब सुंदर ने सोचा कि इस शहर में नौकरी तो आसानी से मिलेगी नहीं, अतः क्यों न इस सिक्के से कोई काम धंधा किया जाए। चांदी के एक सिक्के से व्यापार तो भला क्या होता, मगर सुंदर जैसे सूझबूझ वाले और कर्मवीर युवक कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। सुंदर ने पहले तो अपनी भूख मिटाई, फिर ये देखने के लिए कि इन कम पैसों में छोटा मोटा क्या काम धंधा किया जा सकता है। वो इधर उधर घूमने लगा। उसकी तेज बुद्धि और पैनी आंखें हर मौके का मुआयना कर रही थी। गर्मी का मौसम था। घूमते घूमते सुंदर राजा के बगीचे की ओर आ निकला। बगीचा खूब लंबा चौड़ा था। वहां सैकड़ों माली मालिन काम कर रहे थे। कुछ मजदूर खुदाई आदि कर रहे थे। शायद बगीचे में कोई नई इमारत बन रही थी। बगीचे के पार घना जंगल था, जहां लकड़हारे लकड़ियां काट रहे थे। सभी पसीने में तरबतर थे।
मजदूर बार बार पानी पीकर प्यास बुझाते, मगर प्यास थी कि बुझने में ही नहीं आ रही थी। तेज गर्मी के कारण बगीचे के तालाब का पानी भी गर्म हो गया था। ये सब देखकर सुंदर के दिमाग में तुरंत एक योजना उभरी। सुंदर ने सोचा कि बेचारे मजदूर गर्मी के मारे बेहाल हो रहे हैं और तालाब के गर्म पानी से इनकी प्यास भी नहीं बुझ रही। खालिस पानी बार बार पसीने के रूप में निकल जाता है, जिससे इनकी प्यास ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसे में अगर इन्हें ठंडा सत्तू पानी मिले तो अवश्य ही इनकी प्यास बुझेगी। बस यही सोचकर सुंदर बाजार की ओर चल दिया। इतने पैसे तो उसके पास थे ही कि घड़ा और सत्तू तथा गुड़ खरीद सके। उसने ये सारा सामान खरीदा। ठंडे पानी में सत्तू घोलकर वो बगीचे के बाहर आकर बैठ गया। उधर बगीचे के माली मजदूर काम करते रहे और इधर पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में सत्तू ठंडा होता रहा। कुछ देर बाद वे लोग अपना अपना काम पूरा करके बाहर निकलने लगे। प्यास के मारे वे अभी भी बेहाल थे। जैसे ही उनकी नजर ठंडे सत्तू और सुंदर पर पड़ी तो वे तेजी से उसकी ओर लपके। अरे भैया, कुछ ठंडा है क्या? हाँ भाई, ठंडा सत्तू और गुड़ है, लोग खूब जी भरकर पियो और प्यास बुझाओ। सुंदर सबको गिलास भर भर कर ठंडा सत्तू पानी और गुड़ देने लगा, जिसे पीकर सभी को काफी राहत मिली। जब सब सत्तू पानी पीकर तृप्त हो गए तो उन मालियों का सरदार बोला, भैया, इस भरी दोपहरी में हमें ठंडा सत्तू पानी पिलाकर तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। अब तुम ही बताओ कि इस उपकार के बदले में हम तुम्हें क्या दें? जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। मैंने तो आप लोगों को प्यास से बेहाल देखा तो अपनी कमाई से ये घड़ा और सत्तू पानी खरीद कर लाया ताकि आप सबको कुछ राहत मिले। अब मेरी इस मेहनत के बदले आप जो कुछ देंगे मैं ले लूंगा। सहज भाव से सुंदर ने कहा, ठीक है बेटा, हमें तो मेहनताने के रूप में ये फूल ही मिलते हैं जिन्हें बाजार में बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। हम सब अपने अपने हिस्से के कुछ फूल तुम्हें भी दे देते हैं, तुम भी इन्हें बाजार में बेचकर 4 पैसे कमा लेना। बूढ़ा माली बोला, जैसी आपकी मर्जी। और फिर बूढ़े मजदूर ने एक खाली टोकरी सुंदर के सामने रख दी और अपने हिस्से के कुछ फूल भी उसमें डाल दिए। अपने सरदार की देखा देखी दूसरे मालियों ने भी अपने हिस्से के फूलों में से थोड़े थोड़े फूल उसमें डाल दिए। इस प्रकार देखते ही देखते सुंदर के सामने रखी खाली टोकरी फूलों से भर गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? माली सरदार ने पूछा। सुंदर। सुंदर बेटा, तुम इसी तरह हमें रोज ठंडा सत्तू पिलाया करो और हम तुम्हें रोज फूल दिया करेंगे। इस तरह हमारी प्यास भी बुझ जाया करेगी और तुम्हें भी फूल बेचकर 4 पैसे मिल जाया करेंगे। ठीक है काका, खुश होता हुआ सुंदर बोला। मेरा तो काम ही लोगों की सेवा करना है। मजदूरों के जाने के बाद सुंदर ने खाली मटका बगल में दबाया और फूलों की टोकरी सिर पर रखकर चल दिया। काम धंधे की तलाश करते करते सुंदर ने एक छोटी सी पहाड़ी भी देखी थी जिस पर एक शिव मंदिर बना हुआ था। वहां हर शाम शिव भक्तों का मेला लगता था। पूजा अर्चना होती, भजन कीर्तन होता। सुंदर बुद्धिमान तो था ही, अतः उसने उसी मंदिर पर जाकर वो फूल बेचने का निर्णय कर लिया। अपने मन में वो बार बार उस मरे हुए चूहे को धन्यवाद दे रहा था, जिसके कारण उसे काम धंधा मिल गया था। काम छोटा हो या बड़ा, यदि इंसान मन लगाकर करे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। सुंदर सीधा पहाड़ी वाले मंदिर पर पहुंचा और अपने फूलों का टोकरा लेकर एक ओर बैठ गया। फूल वाले तो वहां और भी बैठे थे, लेकिन उनके फूल इतने ताजा नहीं थे जितने ताजा सुंदर के फूल थे। अतः देखते ही देखते उसके पास फूल खरीदने वालों का तांता लग गया और कुछ ही देर में उसके सारे फूल बिक गए। अब तो सुंदर के पास ढेर सारे सिक्के आ गए। मरे हुए चूहे से सुंदर ने एक सिक्का कमाया और एक सिक्के से ढेरों सिक्के। ये सब राजा के खजांची की बदौलत हुआ था, जिसने उसका ध्यान मरे हुए चूहे की ओर आकृष्ट कराया था। न वो मरे हुए चूहे से 4 पैसे कमाने की बात कहता और न ही सुंदर ने अकल के घोड़े दौड़ाए होते। अतः सुंदर ने मन ही मन उस खजांची को अपना गुरु मान लिया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। कहाँ तो काम धंधा न होने की वजह से सुंदर की भूख ही मर गई थी और अब चांदी के सिक्के जेब में आते ही उसे जोरों से भूख लगने लगी थी। सुंदर सीधा अपनी सराय पर आया। सराय के मालिक ने बहुत दिनों के बाद उसे इतना खुश देखा था। सराय का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसे जब पता चला कि ये नौजवान रोजगार की तलाश में शहर आया है तो उसने सुंदर के विषय में सब कुछ जान लिया था
और ये जानकर कि वो एक गरीब परिवार का मेहनती लड़का है, उसे उससे लगाव हो गया था। वो मन ही मन सुंदर को अपने बेटे की तरह मानने लगा था। सुंदर जब काम धंधे की तलाश में सराय से निकलता तो बूढ़ा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उसे कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए। आज जब उसने सुंदर को हंसते मुस्कुराते एक मटका और खाली टोकरा लिए वापस लौटते देखा तो पूछा, कहो सुंदर बेटे, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, लगता है कहीं अच्छी सी नौकरी मिल गई है। नौकरी तो नहीं मिली काका, सुंदर ने मटका और टोकरी एक ओर रखते हुए कहा, मगर एक मरे हुए चूहे के कारण मुझे रोजगार अवश्य मिल गया है। मरे हुए चूहे के कारण रोजगार? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। सुंदर बूढ़े के करीब ही बैठ गया और उसने उसे सुबह से लेकर अब तक की सभी बातें बता दी। सारी बात सुनकर सराय का बूढ़ा मालिक सुंदर की बुद्धिमानी पर चकित रह गया और बोला, वाह बेटा, इसे कहते हैं हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आए। तूने तो अपनी बुद्धि से सचमुच करिश्मा कर दिखाया। बेटा, अगर इसी तरह नेकी, सूझबूझ और ईमानदारी से काम लोगे तो एक न एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। जा, अब नहा धोकर आ और कुछ खा ले, सुबह से भूखा होगा। और फिर सुंदर ने नहा धोकर खाना खाया और सराय में अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। उस रात वो चैन की नींद सोया। अब सुंदर को इतना तो विश्वास हो ही गया था कि शहर में वो अब भूखा नहीं रहेगा और सूझबूझ से काम लेगा तो खूब तरक्की भी कर लेगा। दूसरे दिन जब सुंदर सोकर उठा तो उसमें एक नया ही जोश भरा हुआ था। आज भी उसने घड़े में सत्तू घोला और बगीचे के बाहर जा बैठा। आज भी मजदूरों ने ठंडे सत्तू से प्यास बुझाई और बदले में सुंदर को फूल दिए, जिसे सुंदर ने मंदिर पर जाकर बेच दिए। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर और उन मजदूरों के बीच काफी घनिष्ठता हो गई थी। हालांकि माली सत्तू के बदले में सुंदर फूल तो दे देते थे, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे और रोज ही सुंदर से कहते कि वो उन्हें कोई काम बताए जिससे वे उसके उपकार का बदला चुका सके। सुंदर उनसे केवल इतना ही कहता कि कभी कोई काम पड़ा तो अवश्य ही बताऊंगा। इधर हालांकि सुंदर को रोज ही कुछ न कुछ कमाई हो जाती थी, मगर हकीकत ये थी कि अपने इस छोटे से धंधे से वो भी संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कोई बड़ा काम करे जिससे उसे अधिक आय हो और कुछ पैसा वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए गांव भेज सके। एक शाम जब सुंदर मंदिर पर फूल बेचकर वापस आ रहा था तो इसी उधेड़ बुन में था कि कैसे वो अपनी कमाई का जरिया बढ़ाए। तभी अचानक आसमान पर जोरों की घटाएं छा गई। बादल गरजने लगे, तेज आंधी चलने लगी, जिसने देखते ही देखते तूफान का रूप धारण कर लिया। फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। सुंदर की सराय अधिक दूर नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि आसपास ही किसी के मकान दुकान में शरण ले ले, लेकिन फिर सोचा कि न जाने ये आंधी तूफान कब थमे, अतः अपने ठिकाने पर जाकर ही चैन की सांस लेनी चाहिए। और इस प्रकार धुन का पक्का सुंदर आंधी तूफान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा और कुछ ही देर में वो अपनी सराय पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने सामान, मटका और टोकरा एक ओर रखा, वस्त्र बदले और खाना खाकर बिस्तर में दुबक गया। तूफान उग्र रूप धारण करता जा रहा था। बादल इतनी जोर जोर से गरज रहे थे कि दूसरी कोई आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरे दिन सुंदर जब सोकर उठा तो सराय के मालिक ने उसे बताया कि रात तूफान ने बड़ी विनाश लीला मचाई। कितने ही मकान ढह गए और राजमार्ग पर व जंगल में ढेरों पेड़ उखड़ गए। मगर अब मौसम साफ था। आज मौसम इतना ठंडा था कि सुंदर को ठंडा सत्तू बेचना व्यर्थ ही लगा। फिर भी अपने माली भाइयों से मिलने के लिए वो बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे का रास्ता एक छोटे से जंगल से होकर जाता था। जंगल से गुजरते हुए सुंदर ने देखा कि बड़े बड़े लट्ठे वाले पेड़ कल के तूफान से जड़ सहित उखड़कर गिर पड़े हैं। जंगल में एक स्थान पर रुककर सुंदर उन गिरे हुए वृक्षों को देखते हुए सोचने लगा, किसी भी स्थिति में अगर नुकसान होता है तो लाभ भी होता है। जब तूफान से नुकसान हुआ है तो कोई न कोई लाभ भी होगा। आखिर वो लाभ क्या है? जिस धरती पर मरे हुए चूहे से लाभ उठाया जा सकता है, वहाँ तूफान में टूटकर गिरे ये पेड़ व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? अरे, तभी जैसे उसके दिमाग में कोई विचार कौंधा। वाह, क्या बात है! मेरे दिमाग में बहुत देर से ये बात आई। बड़बड़ाते हुए उसने तेजी से बगीचे की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही पलों बाद वो माली सरदार के पास खड़ा कह रहा था, काका, आप कहते थे ना कि कभी जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद करेंगे। हाँ हाँ बेटा, बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद करें? देखो काका, आज ठंडा मौसम होने की वजह से मैं सत्तू तो लाया नहीं।
आपसे मिलने के लिए आते समय जंगल में मैंने बहुत से पेड़ गिरे हुए देखे तो सोचा कि क्यों न वो पेड़ मैं बाजार में ले जाकर किसी टाल पर बेच दूं, जिससे मेरी आज की कमाई हो जाए। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ तो इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? काका, उन पेड़ों को काट पीट कर बाजार तक ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, जबकि आपके पास कुल्हाड़ियां भी हैं और बैलगाड़ियां भी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दो, शाम तक मैं उन पेड़ों को काट काट कर लकड़ियां बना लूं, तब आप अपनी बैलगाड़ियों से उन्हें शहर के बाजार में पहुंचा दें। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? सभी मजदूर एक साथ बोल उठे। तुमने हमारे दुख में हमारा साथ दिया है, तो क्या हम तुम्हारा इतना काम भी नहीं करेंगे? लेकिन बेटा, सभी मजदूरों के खामोश होने के बाद मुखिया ने कहा, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने का काम तुम्हारा नहीं, तुम कुछ देर ठहरो, हम सब यहाँ का काम निपटाकर तुम्हारे साथ चलेंगे और लकड़ियां काटकर बैलगाड़ियों पर लाद देंगे, फिर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो ले जाना। और फिर ऐसा ही हुआ। सभी मजदूरों ने जल्दी जल्दी बगीचे का अपना काम निपटाया और कुल्हाड़ी और खुरपियां लेकर सुंदर के साथ जंगल में आ गए। सबने मिलकर बड़े बड़े पेड़ों को काट पीट कर बैलगाड़ियों में भर दिया। सभी मजदूर बड़े उत्साह और लगन से सुंदर का ये कार्य कर रहे थे। जब सभी बैलगाड़ियां लकड़ियों से भर गईं, तो सुंदर उन्हें लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार में लकड़ियों के व्यापारी आते रहते थे, जो वहां से लकड़ियां ले जाकर दूर दराज के गांव में बेचा करते थे। सुंदर की लकड़ियां कटी कटाई और साफ सुथरी थी, अतः व्यापारी लोग बहुत खुश हुए और अच्छे दामों में सुंदर की वो लकड़ियां बिक गईं। सुंदर को उन लकड़ियों के काफी अच्छे दाम मिले। अब तो उसका हौसला और भी बढ़ गया। अब तक सुंदर ये बात तो अच्छी तरह समझ गया था कि बुद्धि और साहस से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया जा सकता है। लकड़ियां बेचकर सुंदर सीधा सराय के मालिक के पास पहुंचा, जो उसे अपना धर्म का बेटा मानता था। सुंदर ने जब उसे पूरी बात बताई तो उसकी सूझबूझ पर वो भी बहुत खुश हुआ। वाह बेटे, तुमने तो इस शहर में आकर कमाल ही कर दिया। सचमुच इस देश को तुम्हारे जैसे चतुर और सूझबूझ वाले नौजवानों की जरूरत है। तुम्हारे जैसे साहसी नौजवान ही देश और माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ये सब मरे हुए चूहे की करामत है काका, कहकर सुंदर हंस पड़ा। बस बेटा, इस बूढ़े की तो एक ही इच्छा है कि तुम दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन एक बात याद रखना बेटे। वो क्या काका? एक तो कभी घमंड मत करना और दूसरे किसी गरीब को मत सताना। बूढ़े ने कहा, घमंडी लोगों को एक न एक दिन नीचा देखना पड़ता है और बेटे, गरीब की हाय बुरी होती है। जहाँ तक हो सके दूसरों के भले की बात सोचना, दूसरों के भले में ही अपना भला है। मैं आपकी ये सीख याद रखूंगा काका, सुंदर ने कहा। अरे हाँ बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या काका? देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो। ऐसा क्या काम है काका? मैं तो चाहता हूँ कि रातों रात अमीर बनकर अपने माता पिता को गरीबी की दलदल से निकालूं। बेटा, परसों हमारे शहर में घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है। बस बस काका, मैं समझ गया। सुंदर की तेज बुद्धि तुरंत जाग उठी। क्या समझ गया बेटा? जब शहर में सैकड़ों घोड़े आ रहे हैं तो उनके लिए चारे दाने की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं यही कह रहा था कि तुम तुरंत घोड़ों के दाने पानी का इंतजाम करो, इससे तुम्हें अच्छी कमाई होगी। आप ठीक कहते हैं काका, मैं कल ही इस काम में जुट जाता हूँ। लेकिन बेटा, इतना दाना या घास तुम लाओगे कहाँ से? मैं सब इंतजाम कर लूंगा काका। ठीक है बेटे, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। उस रात खाना खाकर सुंदर चैन की नींद सोया। दूसरे दिन उठकर वो नित्य कर्म से निपटकर सीधा एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। घोड़े के लिए घास चारे का इंतजाम कहाँ से और कैसे करना है, ये रात में वो सोच चुका था। हलवाई की दुकान पर जाकर वो बोला, लाला, एक टोकरा लड्डू बांध दो। अभी लो भैया। हलवाई ने तुरंत एक टोकरा लड्डू बंधवाकर सुंदर के हवाले कर दिए। सुंदर ने लड्डुओं का टोकरा उठाया और सीधा बगीचे की ओर चल दिया। माली व मजदूरों ने सुंदर को दूर से ही देख लिया था। वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़े। वे सभी जानना चाहते थे कि सुंदर कल जो लकड़ियां लेकर गया था उनका क्या हुआ। अरे सुंदर भैया, आज तुम्हारा सत्तू का घड़ा कहाँ गया? भाई लोगों, आज मैं तुम्हारे लिए सत्तू नहीं लड्डू लाया हूँ। लो जी भर कर लड्डू खाओ, कहते हुए सुंदर सभी को लड्डू बांटने लगा। अरे बेटा, मजदूरों के सरदार ने पूछा, आज ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? काका, कल आप लोगों की मदद से जो लकड़ियां मैं बाजार लेकर गया था, उनके मुझे अच्छे पैसे मिले थे। मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों का मुंह मीठा करवाऊं।
तुम धन्य हो सुंदर बेटे, जो हम गरीबों के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार और अपनापन है, वरना आज के स्वार्थी युग में कौन किसका हमदर्द है। देखो बेटा, हमारे लायक कोई काम हो तो निसंकोच बताओ। एक काम तो है काका। हाँ हाँ बोलो, बताओ बताओ सुंदर भैया। सभी मजदूर एक साथ बोल उठे। तुम्हारा कोई भी काम करके हमें बड़ी खुशी होगी। मुझे 500 बोरे ताजा घास चाहिए। कब चाहिए बेटा? सरदार ने पूछा। कल सुबह तक। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम सब अपना काम खत्म करने के बाद घास काटने में जुट जाएंगे। लेकिन बेटा, हमारे पास बोरे नहीं है। तुम बाजार से बोरों का इंतजाम कर लाओ, तब तक हम लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है काका। और फिर सुंदर ने शीघ्र ही बोरों का इंतजाम करके सरदार के हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब सुंदर उनके पास आया, तब तक 500 बोरे घास तैयार थी। सुंदर ने घास के बोरों को बैलगाड़ियों पर लदवाया और उससे मैदान के बाहर ले आया, जहां कल घोड़ों के व्यापारियों ने आकर डेरा डालना था। सुंदर ने भी अपने ठहरने के लिए वहीं एक तंबू तान लिया। लकड़ियों से की गई कमाई इस समय उसके काफी काम आ रही थी। ऊपर से मजदूर उसकी जो मदद कर रहे थे, उसका तो कोई मोल ही नहीं था। प्यार में बड़ी ताकत होती है। सुंदर ने मजदूरों के प्रति जो हमदर्दी दिखाई थी, उसके बदले में उसे उनसे इतना प्यार और सहयोग मिल रहा था कि सुंदर धन्य हो उठा। दूसरे दिन सुबह होते ही घोड़ों का व्यापारी वहां आ पहुंचा। कुछ देर पहले वहां खामोशी छाई हुई थी, मगर अब भूखे घोड़ों की हिनहिनाहटों से वो पूरा इलाका गूंज उठा था। घोड़ों का मालिक घोड़ों के चारे पानी के लिए चिंतित था कि इतने घोड़ों के लिए चारे का इंतजाम कहां से हो। जो चारा वो लेकर चला था, वो सारा सफर में खत्म हो गया था। इधर व्यापारी के नौकरों ने बाड़े में घोड़े बांधने शुरू किए। उधर मौके का लाभ उठाने के लिए सुंदर तुरंत घोड़ों के व्यापारी के पास जा पहुंचा। राम राम सेठ जी, मेरा नाम सुंदर है। आप हमारे राज्य में आए हैं, आपका स्वागत है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। देखो बेटे, फिलहाल तो हमें अपने घोड़ों के लिए घास चाहिए। क्या तुम हमारे घोड़ों के लिए उम्दा घास का बंदोबस्त कर सकते हो? देखो, हमारे घोड़े भूख से व्याकुल हैं। सेठ जी, आप हमारे राज्य में आए हैं, इसलिए हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है। आपके आने की खबर सुनकर मैंने पहले ही आपके घोड़ों के लिए घास का इंतजाम कर रखा है। आप अपने सेवकों को मेरे साथ भेजिए, मैं अभी घास के गट्ठर बाड़े में पहुंचवा देता हूँ। सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को सुंदर के साथ जाने का आदेश दिया। सुंदर उन सभी को अपने डेरे पर ले गया और एक एक गट्ठर उनके सिर पर लाद दिया। इस प्रकार कुछ ही देर में बाड़े में घास के गट्ठरों के ढेर लग गए, जिनसे दूसरे मजदूर घास निकाल निकाल कर घोड़ों के आगे डालने लगे। ये सब देखकर घोड़ों का व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, वाह बेटे, तुमने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। ये लो, मेरी तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 सोने की मोहरें देखकर सुंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पलक झपकते ही वो धनवान बन गया था। एक बार उसे फिर उस मरे हुए चूहे की याद आ गई, जिसके बारे में राजा के खजांची ने कहा, यदि कोई चाहे तो उस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा सकता है। 4 पैसे क्या, उस मरे हुए चूहे की बदौलत तो आज सुंदर अच्छा खासा धनवान बन गया। सोने के सिक्कों की थैली संभालते सुंदर तेजी से सराय की ओर चल दिया। आज सुंदर बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं अपने सभी सपने साकार करूंगा, अपने माँ बाप को भी शहर ले आऊंगा। गांव में न जाने वो बेचारे कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। यही सोचता हुआ वो सराय पर आ पहुंचा। कहो सुंदर बेटे, उसे देखते ही सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, आज का दिन कैसा गुजरा और कल रात तुम कहाँ रहे? सुंदर ने बूढ़े को कल से लेकर आज तक की सारी बात बताई कि किस प्रकार उसने घास का इंतजाम किया और कैसे रात भर घास की रखवाली करता हुआ बाड़े के बाहर बैठा रहा और किस चतुराई और सूझबूझ से घोड़ों के व्यापारी को घास बेचकर 100 सोने की मुद्राएं हासिल की। काका, आज मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक हूँ और ये सब मैंने आपकी कृपा से कमाई है। बस आज आप एकाध ऐसी ही सूचना और दे दें तो मैं और अधिक धन कमाकर अपने माता पिता को शहर ले आऊं, ताकि वे भी सुख के दिन बिताएं और देखें कि यहाँ थोड़े ही दिनों में उनके बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। मेरे पास एक सूचना तो है बेटे। सराय का बूढ़ा मालिक बोला, अगर चतुराई से काम लो तो इससे भी अधिक धन कमा सकते हो। बताओ तो सही काका, सुंदर बोला। आप जो भी काम बताएंगे मैं उसे तन मन धन से करूंगा, फिर भला मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। देखो बेटा, कल रात किसी दूसरे राज्य से आए 2 आदमी सराय में ठहरे थे। वे बता रहे थे कि अगले महीने हमारी राजधानी में कपड़े के व्यापारियों का एक बहुत बड़ा दल आने वाला है। वो व्यापारी यहाँ के थोक व्यापारियों को अपना माल बेचते हैं
और वो थोक व्यापारी उनसे माल लेकर फुटकर में बेचते हैं। अगर तुम मेरी बताई तरकीब से काम लो तो जल्दी ही मोटी कमाई कर लोगे। वो तरकीब क्या है काका? सुनो, कान इधर लाओ। और फिर बूढ़ा उसे धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। वाह काका! बूढ़े की बात सुनकर सुंदर खुशी से उछल पड़ा और बूढ़े को अपनी बाहों में भरकर खुशी से नाचते हुए बोला, ये तो आपने लाख रुपए की बात बताई। आप चिंता न करें काका, मैं इस काम की सफलता के लिए ऐसी गोट फिट करूंगा कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर मैं कामयाब हो गया तो आपकी सराय का भी कायाकल्प कर दूंगा। इस पूरे शहर में आपकी सराय जैसी बड़ी और सुविधाओं से परिपूर्ण कोई दूसरी सराय नहीं होगी। बेटा, मैं तो मालिक की दुआ से इस हाल में खुश हूँ। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि हमारे राज्य के नवयुवक खूब तरक्की करें। सुंदर बूढ़े काका के पास काफी देर तक बैठा, उसे अपने विषय में बताता रहा। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सुंदर ने बूढ़े काका की सलाह पर सराय के पास ही एक मकान किराए पर ले लिया। उसने अपने घर पर चिट्ठी डालकर अपनी कामयाबी की खबर भेज दी थी और ये भी लिखा था कि वो शीघ्र ही गांव आएगा। सुंदर ने अपने मकान में ही एक छोटी सी कपड़े की दुकान भी खोल ली थी। उसकी दुकान धीरे धीरे चल निकली थी। सराय के बूढ़े मालिक से उसे काफी मदद मिलती थी। उसने अपने सभी मिलने और जानकारों से कह दिया था कि वे सुंदर की दुकान से ही कपड़ा खरीदें। इतनी सफलता मिलने पर भी सुंदर अपने पुराने दिन नहीं भूला था। जब वो इस शहर में आया था तब उसके पास था ही क्या, एक जोड़ी तन के कपड़े और माँ बाप द्वारा दिए चंद रुपए। लेकिन आज अपनी मेहनत और लगन से उसने बहुत कुछ पा लिया था। अब लोग उसे सुंदर लाल जी कहकर पुकारते थे। सुंदर अपने उन पुराने मजदूर मालियों को भी नहीं भूला था जिन्हें वो ठंडा सत्तू पिलाया करता था। आज भी वो मौका निकालकर उनसे मिलने जाया करता था। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। इसी बीच वो कपड़े के व्यापारियों से अच्छी कमाई करने की सारी योजना बना चुका था। बेटे सुंदर, तुम्हें याद है न, कल दूर देश से कपड़े के व्यापारी आ रहे हैं। एक दिन सराय के बूढ़े काका ने उसे चेताया। याद है काका, अच्छी तरह याद है, और मैंने उनसे मोटा लाभ कमाने की एक योजना भी बना ली है। आप देखना कि इस शहर में कपड़े का एक ही बड़ा व्यापारी होगा और वो होगा आपका सुंदर। अच्छा बेटा, ऐसी क्या योजना बनाई है तूने? आपने यही कहा था ना कि यदि मैं उस व्यापारी से माल खरीद कर अपने शहर के व्यापारियों को बेचूं तो मोटा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि इसके लिए काफी पैसे की जरूरत है। क्या तुमने कहीं से धन का इंतजाम किया है? मेरी बुद्धि ही मेरा धन है काका। मैं अपनी बुद्धि का ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शहर के सभी व्यापारी हाथ मलते रह जाएंगे। सुनो। और फिर सुंदर ने धीरे धीरे उसे अपनी सारी योजना बता दी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विदेशी व्यापारियों का एक दल बहुत सा माल लेकर नदी के तट पर पहुंचा। व्यापारियों के नौकर नौकाओं से कपड़ों की गांठें उतार उतार कर किनारे पर रखने लगे। कुछ नौकर अपने अपने सेठों के तंबू गाड़ने लगे। उधर सुंदर अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। उसने तट से थोड़ी दूरी पर अपना खेमा गाड़ लिया था, जिसके बाहर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। आने वाले सभी व्यापारियों का मुखिया सेठ गंगा प्रसाद था। सुंदर बेटा, हाँ काका, चलो अपना काम शुरू करें, सराय का बूढ़ा मालिक बोला। व्यापारी सुस्ता चुके थे और अब माल बेचने की तैयारी में थे। ठीक है काका, अब मैं तैयार हूँ, कहकर सुंदर कपड़े बदलने लगा। बूढ़े काका ने उसके लिए मारवाड़ी सेठों जैसे कपड़ों और घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त एक दिन पहले ही कर लिया था। कुछ देर बाद जब सुंदर तैयार हुआ तो बिल्कुल एक नौजवान मारवाड़ी सेठ लग रहा था। सिल्क का धोती कुर्ता, सिर पर टोपी, गले में सोने की जंजीर और पैरों में जयपुरी जूतियां। बूढ़े काका बने सेठ सुंदरलाल के मुनीम। सुंदर और बूढ़ा काका घोड़ा गाड़ी में बैठकर तट पर पहुंचे तो सभी व्यापारी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। व्यापारियों का मुखिया अपने अन्य साथियों से मुखातिब होकर बोला, भैया, ये तो कोई बड़ा भारी व्यापारी इस नगर में पैदा हो गया दिखता है। पहले जब हम माल लेकर आते थे तब तो कभी इस व्यापारी को देखा नहीं। आप ठीक कर रहे हैं मुखिया जी, एक व्यापारी बोला। देखो, उसका मुनीम हमारी तरफ ही आ रहा है। राम राम सेठ जी, बूढ़े काका ने उनके करीब जाकर कहा। राम राम जी, राम राम। भाई मुखिया जी, भूमिका बांधते हुए बूढ़े काका ने कहा, हमारे सेठ सुंदरलाल जी जोधपुर वाले आपसे व्यापार करना चाहते हैं। आपने हमारे सेठ जी का नाम तो सुना ही होगा, कपड़े के बड़े ऊंचे व्यापारी हैं। अजी सुना है, सुना है। सेठ सुंदरलाल, जोधपुर वालों का खूब नाम सुना है हमने। व्यापारियों के मुखिया ने अपने साथियों पर रौब जमाने के लिए अपना ज्ञान बघारा। कहिए मुनीम जी, सेठ जी क्या चाहते हैं हमसे? भाई मुखिया जी, हमारे सेठ सुंदरलाल जी चाहते हैं कि आप और आपके सभी व्यापारी साथी अपना सारा माल उन्हें बेचें। कीमतें आपको मुंह मांगी मिलेंगी।
भाई मुनीम जी, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तो हमें भला क्या एतराज है, क्यों भाइयों? जैसा आप कहें मुखिया जी, सभी व्यापारी सम्मिलित स्वर में बोले। मगर एक शर्त है मुखिया जी। बूढ़ा काका बोला, क्या? भुगतान 4 दिन बाद होगा। तब तक आप हमारे सेठ जी की मेहमानबाजी में आराम से रहो, ठीक है? अपने सेठ जी को हमारे डेरे में बुलाइए, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। क्यों साथियों, हम खामखा की झंझट से बचेंगे। आप जैसा उचित समझे वैसा करें मुखिया जी। और इस प्रकार बूढ़े काका और सुंदर ने उन सभी व्यापारियों का माल अपने कब्जे में कर लिया। नदी के तट पर ही आनन फानन में एक शामियाना लगवाया गया, जिस पर एक बोर्ड टांग दिया गया, सेठ सुंदरलाल जोधपुर वाले कपड़े के थोक विक्रेता। कुछ समय बाद शहर के दूसरे थोक व्यापारी जब वहां आए तो उस बोर्ड को देखकर हैरान रह गए कि भाई ये नया व्यापारी कहां से आ गया। सारे व्यापारी इकट्ठे होकर व्यापारियों के मुखिया के पास पहुंचे और दुआ सलाम के बाद पूछा, कहिए सेठ जी, इस बार क्या माल लाए हैं? अरे भैया, माल तो घड़ा चोखा लाए थे, मगर इस बार तो सारा माल सेठ सुंदरलाल ने खरीद लिया। क्या कहा? सारा माल खरीद लिया? व्यापारी हैरानी से मुखिया का मुंह देखने लगे। हाँ भैया, सेठ सुंदरलाल जोधपुर के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमें भी अच्छा मुनाफा दिया है, मगर अब हम क्या करें? आपके भरोसे पर तो हमने दूसरे व्यापारियों से भी माल नहीं उठाया। अरे भाई धनीराम जी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब आप लोग सेठ सुंदरलाल से माल खरीद लो। ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है सेठ जी कि हम इतने पुराने व्यापारियों के होते आपने सारा माल एक नए व्यापारी को बेच दिया। देखो भैया, धंधे में शर्म वर्म कुछ नहीं होती, धंधे में तो अक्ल और पैसे का काम है। सेठ सुंदरलाल ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए और तुम सबसे पहले हमें घेर कर अच्छे मुनाफे पर हमारा माल खरीद लिया। धंधे में तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात चलती है। जो पहले जागा उसने मैदान मार लिया। अब मेरी बात मानो और सेठ सुंदरलाल से माल खरीद लो, वरना वो सारा माल किसी दूसरे शहर में जाकर बेच देगा और तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे। बात तो आपकी ठीक है। और फिर सभी व्यापारी इकट्ठे होकर सुंदरलाल के तंबू की ओर चल दिए। सुंदर ने वो सारा माल 20% के मुनाफे पर उन व्यापारियों को बेच दिया। शाम होते होते सुंदर की सभी गांठें बिक गईं। कहीं दूसरा व्यापारी अधिक माल लेकर अधिक मुनाफा न कमा ले, इस चक्कर में हर व्यापारी ने अधिक से अधिक माल खरीदा। बूढ़ा काका भी इस समय सुंदर के बातचीत करने का ढंग देखकर हैरान रह गया कि किस प्रकार एक कुशल व्यापारी की तरह उसने सब व्यापारियों से मोल भाव करके अपना माल बेचा। शाम तक जब सुंदर का सारा माल बिक गया तो उसने हिसाब लगाकर विदेशी व्यापारियों का भुगतान कर दिया। इस सारे धंधे में उसे 1 लाख से ऊपर का मुनाफा हुआ था। अब तो वो सचमुच ही सेठ सुंदरलाल बन गया। इस शहर के व्यापारियों का मुखिया भी सुंदर की छोटी उम्र और बड़ा कारनामा देखकर हैरान था। मौका देखकर उसने सुंदर से पूछ ही लिया, सुंदरलाल जी, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभाल रखा है, जरूर आपके बाप दादा अपने जमाने के बड़े व्यापारी रहे होंगे। देखो भाई धनीराम जी, होता तो ऐसा ही है कि 4 पैसे आने के बाद आदमी अपनी औकात भूल जाता है और अपने आप को बड़ा चढ़ा कर बताता है, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो भाई एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ जो कुछ महीने पहले ही भूखा नंगा इस शहर में आया था। मगर भला हो राजा के खजांची और मरे हुए चूहे का, जिनकी वजह से आज मैं लखपति बन गया। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। खजांची, मरा हुआ चूहा? हाँ भाई, किस्सा यूं है कि जब मैं शहर में नया नया आया तो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था, मगर कोई एक धेले की नौकरी तक देने को तैयार नहीं हुआ। उन्हीं दिनों एक दिन मैं थका हारा सड़क के किनारे पेड़ की छांव में बैठा चिंता में घुल रहा था कि तभी वहां बैठा राजा का खजांची अपने साथी को सड़क के किनारे पड़े एक चूहे की लाश दिखाकर बोला कि कोई चाहे तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा सकता है। बस मैंने उस चूहे की लाश से ही अपना व्यापार शुरू किया और आज नतीजा आपके सामने है। कहते हुए सुंदर ने उसे ये भी बताया कि चूहे की लाश का व्यापार उसने किस प्रकार किया। वाह वाह सुंदरलाल जी, आपकी बुद्धि का भी जवाब नहीं। सेठ धनीराम बोला, अगर राज्य के सभी नौजवान आप जैसे बुद्धिमान और मेहनती हो जाएं तो इस राज्य का कायाकल्प ही हो जाए। और इस प्रकार कल का सुंदर आज का सेठ सुंदरलाल बन गया। बूढ़े काका की सराय भी उसने पक्की और आलीशान बनवा दी और अपने माता पिता को भी शहर ले आया। सुंदर की तरक्की देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने उन्हें एक बेटा दिया, मगर नेक बेटा दिया। उसकी माँ तो बार बार यही कहती थी कि हे भगवान,
जैसा नेक बेटा हमें दिया ऐसा सबको देना।